द डिसरप्शन जो हुआ है ग्लोबल सिस्टम में, दिस इज गोइंग टू बी परमानेंट। ओके, बिकॉज ट्रस्ट हैज गॉन अप। सबसे बड़ी समस्या चीन की क्या है कि ये सेंचुरी उन लोग 1.2 बिलियन लोग के साथ शुरू किए और ये सेंचुरी एंड करेंगे 650 मिलियन लोग के साथ। जब भी ये एमएनसीज आते हैं हमसे पूछने के लिए क्या डाउनसाइड रिस्क, हम बोलते हैं 6.5%। तो उन लोग बोलते हैं क्यों? हम बोले कि अभी तो इतना 10 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसके पहले उसके बगैर हम लोग 6.5 ग्रो कर रहे थे, तो हम लोग क्या आर्ग्यूमेंट देकर के उससे कम में ग्रो करेंगे? द कलर ऑफ द फ्यूचर इज डार्क ब्राउन। अभी द वर्ल्ड का पॉपुलेशन 8 बिलियन है, 2072 में वो स्टेडी स्टेट पे पहुंचेगा 10 बिलियन। नेक्स्ट 2 बिलियन पीपल विल कम फ्रॉम 12 कंट्रीज, South Asia and Africa. First problem India has is experience. The experience of this last 30 years of, chalta hai growth. The second challenge is of scale. We can't imagine scale. And many policies we हम लोग बनाए हैं ना, they prefer small scale. चाइना का स्केल और हम लोग का स्केल का थिंकिंग ही अलग है। ये बीच में एक बात निकल के आई जो उदय कोटक जी ने कही। उनका ये कहना था कि अब जो बिजनेस हाउसेस के नई जनरेशन है वो इन्वेस्टर बन गई है। स्टार्टअप में पैसे लगाओ, स्टार्टअप नए बच्चे कर रहे हैं कोई दूसरे, लेकिन वो स्टार्टअप में इन्वेस्टर बन गए हैं। देखिए, उदय कोटक बहुत ही होशियार आदमी है, मेरे अच्छे दोस्त हैं, एंड मगर उनका सैंपल साइज थोड़ा छोटा है। 6.5% बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। Whether it meets the aspirations of all Indians? No. काफी बार सरकार में बोलते हैं कि भारत को कौन चला रहा है? भारत को बिहारी चला रहा है। बिल गेट्स ने एक बहुत सेंसिबल बात बोली थी, यू कैनॉट क्लीन द एनवायरनमेंट बाय आस्किंग लेस एफ्लुएंट पीपल देन योरसेल्फ टू लिव वर्स देन यू परमानेंटली। क्यों? वो गली बॉय बोला ना कि अपना टाइम आएगा, तो अब आया है तो आप बोल रहे हैं कि नहीं करो। स्वागत है आपका द एंड शो में। और आज पॉडकास्ट में हमारे जो मेहमान हैं जन्मेजय सिन्हा जी, जो बोस्टन कंसल्टिंग इंडिया के चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीनियर पार्टनर है और एक बहुत लंबा करियर उन्होंने कंसल्टिंग में रखा है। जो डायरेक्शनल चीज़ें होती हैं इकोनॉमी की, जियोपॉलिटिक्स की, ग्लोबल लेवल की, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, क्योंकि बहुत सारे इस वक्त ऐसे सवाल हैं मन में जो मुझे लगता है कि आपसे अच्छा कोई एड्रेस नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा कि सीधे आपसे ही संपर्क किया जाए। बिल्कुल। तो कई सारे विषय हैं सर, एक एक करके आपसे समझते हैं। पहले तो एक जो बिल्कुल एकदम गर्मा गर्म टॉपिक है टैरिफ वॉर्स का, जो अप्रैल में ट्रम्प साहब ने अपने इनॉग्रेशन के साथ ही शुरू किया, फिर अचानक से वो यू टर्न लिया और 90 डेज का लीवे दिया, फिर बीच बीच में कुछ करते रहते हैं। इसके बीच में चूंकि एक तरीके से कोल्ड वॉर लग रहा है मुझे चाइना और इंडिया यूएस के बीच में, तो उसमें भारत कैसे प्लेस्ड है और ये पूरा सिनेरियो कैसे पैन आउट होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, भारत को यूएस से कोई तकलीफ नहीं। कहीं हम लोग 0% भी टैरिफ यूएस को दे देना तो कुछ बड़ी बात नहीं। क्या हम लोग वहां पर फोर्ड गाड़ी खरीदेंगे क्या? माने यूएस के साथ द टेंशन उतना है नहीं, हम लोग को प्रॉब्लम है चाइना का। आप सोचिए, यूएस का 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स करीब ट्रेड डेफिसिट है वर्ल्ड के साथ, जिसमें करीब 470 बिलियन जो है वो चाइना के साथ। तो कहीं चाइना पर टैरिफ लगेगा, ये 470 बिलियन कहां जाएगा? ये सबसे भारी समस्या है भारत के लिए, क्योंकि अभी चाइना का बड़ा इंटरेस्टिंग इकोनॉमी है। वो 38% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का है शेयर उनका।
18% ग्लोबल जीडीपी और 13% ग्लोबल कंजम्पशन। और वो जो 5% जो इम्प्लिसिट सब्सिडी देते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग को, ये पकड़ना बहुत मुश्किल है। और इनका पोजीशन जो है बढ़ते गया और वो वैल्यू चेन में भी ऊपर बढ़ते गए। तो अब ये कॉपी कैट वगैरह नहीं है, उनका डीप सीक में बी बेटर देन चैट जीपीटी। तो ये तो इनका बड़ा तेज रफ्तार से बढ़ा है। अब देखिए 15 साल में उनके शेयर ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज बहुत बढ़े हैं। तो दे आर मूविंग अप द वैल्यू चेन। तो इसके साथ हम लोग के लिए एक भारी समस्या है, क्योंकि देर आर अ सेट ऑफ थिंग्स। हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं चाइना से, वो बहुत, हम लोग 75% चाइना से इंपोर्ट करते हैं। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी चीज। अच्छा, कहीं ये सब्स्टिट्यूटेबल है तो उतना रिस्क नहीं, पर जहां सब्स्टिट्यूटेबल नहीं है रिस्क बहुत है। सो हम लोग, हाउ डू वी मैनेज चाइना? चाइना साउथ ईस्ट एशिया से हम लोग को डायरेक्ट कर सकता है, यूरोप के थ्रू डायरेक्ट कर सकता है। तो ये प्रेशर हम लोग पर बहुत जोर से डालेगा कि द टैरिफ्स ऑफ यूएस ऑन चाइना, ये हम लोग को हिट करेगा। क्योंकि अभी आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के प्रायोरिटीज बड़े अलग हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक काफी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर वो बढ़ा, मगर कैसे सॉल्व कर रहा है वो अलग बात। वो बोला और सोचा और समझा कि यूएस ग्लोबल कंज्यूमर है, सब लोग यूएसई को बेच करके आगे बढ़ते हैं, मगर ये जो यूएस कंज्यूमर है ये बोरो करके खरीद रहा है। तो चाइना सबसे ज्यादा यूएस को बेचता भी है और सबसे ज्यादा लेंड भी करता है। अच्छा, ये क्यों चल पा रहा था? क्योंकि यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी था, तो नीड फॉर यूएस डॉलर घटता ही नहीं था, बिकॉज इट वाज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब कहीं इसको आप बदल देंगे, इफ यू वांट द डॉलर टू डिप्रिशिएट, तो तो कौन डॉलर को लेगा, रखेगा? और कहीं आप लेंड नहीं करेंगे तो यूएस खरीदेगा कहां से? तो ये बेसिक समस्या थी उसको। तो वो बोला कि आई हैव टू ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग बैक। वो तो बाइडेन भी कोशिश कर रहा था आईआरए के साथ। अब जो है, इसने बोला कि हम टैरिफ लगाएंगे। तो वो क्या सोचा ट्रंप सोचे हैं कि हमको ऑयल प्राइस को नीचे रखना है, हम टैक्स कट कर देंगे। तो जो अमेरिकन कंज्यूमर है उसको पैसा टैक्स कट का मिलेगा और ऑयल का एनर्जी कॉस्ट कम होगा। और टैरिफ भी थोड़ा सा बांट देंगे इसको, जो टैरिफ बढ़ाएगा उसको हम थोड़ा वापस उसको बांट देंगे। और ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूएस में आने लगेगा। अरे मैन्युफैक्चरिंग का मूवमेंट 10 साल का बात, करेक्ट। कोई ऐसे ही यू कैन नॉट टेक अ रिस्क कि अभी टैरिफ बढ़ गया है कल घटा देंगे, और उसके बाद हर दिन उसका मूड बदल जाता है कि आज बढ़ा देंगे, कल घटा देंगे, फिर बढ़ा देंगे। इससे प्लानिंग नहीं कर सकता है कोई। सो द डिसरप्शन जो हुआ है ग्लोबल सिस्टम में, दिस इज गोइंग टू बी परमानेंट, ओके, बिकॉज ट्रस्ट हैज गॉन आउट। सो सर, फिर ये जो ट्रम्प, चूंकि आपने बहुत लंबा समय यूएस में भी गुजारा है और हमने भी देखी 20-25 साल से वहाँ के प्रेसिडेंट वगैरह, ट्रम्प जिस तरीके से बार बार चीज़ें बदलते हैं, अब मुझे समझ नहीं आता कि वो अपने गोल में क्लियर नहीं है या उनको प्रोसेस नहीं पता है या वो कैसे कर रहे हैं। बीच बीच में खबरें आती हैं कि नहीं, चीन के साथ बातचीत हो रही है, शायद सेटल हो जाए। फिर चीन ने इधर रेयर अर्थ में बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, नए लाइसेंस लो, कुछ चीज़ें तो चाइना ने यूएस के लिए बैन ही कर दी हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि ये डिसरप्शन हो गया, वो परमानेंट हो गया है, इसके बीच में अब कैसे चीज़ें सेटल होती हुई आपको दिख रही? क्या वाकई मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी बहुत यूएस जाएगी
या नहीं जाएगी? क्योंकि एक तरफ ट्रम्प साहब ये भी कहते हैं कि अगर एप्पल ने भारत में बनाया तो मैं 25% टैक्स लगा दूंगा। तो दोनों तरफ से हम फंस रहे हैं। तो देखिए, इसमें इंडिया को चाइना ट्रस्ट करने में बड़ी तकलीफ है हम्म, और यूएस थोड़ा अनडिपेंडेबल, हम्म, तो मल्टीपोलर हो जा रहा है सब कुछ। अभी आप देखिए, इंडिया क्वाड में है, ब्रिक्स में है, I2U2 में है, मैंने सब जगह G20 में है, साउथ का रिप्रेजेंटेटिव है। बिकॉज ये जो अलायंस पार्टनरशिप वगैरह बड़े फिकल हो गए। हम्म, खाली एक इंटरेस्ट परमानेंट, हम्म, सब लोग का इंटरेस्ट परमानेंट है, मगर एवरीथिंग एल्स इट कीप्स चेंजिंग। तो इस सिचुएशन में गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज है कि 30 साल से हम लोग 6.5% पर ग्रो कर रहे हैं, 1992 या 94 से 2024 तक, 30 इयर्स। यस, इन्फ्लेशन भी हम लोग का 7-8% एवरेज रहा है, 6-7%। मगर इंडिया वॉज नॉट इंटरेस्टिंग। 2020 के पहले इंडिया वॉज नॉट सिग्निफिकेंट, ग्लोबल जीडीपी में लेस देन 2%। ये डेकेड जो है, इसमें इंडिया $5 ट्रिलियन ग्लोबल जीडीपी में जोड़ेगा। ओके, खाली 2 देशों ने ये पहले कभी किया है, यूएस और चाइना। इंडिया इस डेकेड में ईयू से ज्यादा ग्लोबल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करेगा। राइट। तो और ये 2% से लेस जो था ग्लोबल जीडीपी का, अब 7-6% तक पहुंच जाएगा। तो अब सिग्निफिकेंट हो जा रहा है इंडिया। बड़ा इंटरेस्टिंग जगह। मैं ये जो 6.5% ना, इस पर मैं बहुत तो पहले मुझे एक ये वाली चीज़ समझाइए कि जैसे आपने कहा कि भारत सबके साथ दोस्त है, तो अपने यहाँ आदिकाल से कहते हैं जो सबका दोस्त मतलब वो किसी का दोस्त नहीं हाँ। है। तो क्या ये भी हमारे लिए एक समस्या है कि हम किसी के साथ अलाइंड नहीं हो रहे, जबकि हमारी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी रही नेहरू जी के ज़माने से? ये एक समस्या है या ये एक ठीक पॉलिसी है? ये तो हमको लगता है बहुत ठीक पॉलिसी। ये जो नॉन अलाइनमेंट था, वो वैल्यू बेस्ड नॉन अलाइनमेंट, अब हम लोग का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पॉलिसी। ओके, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में पॉलिसी ये है कि आई एम नॉट ऑन योर साइड, आई एम नॉट ऑन योर एनिमीज साइड, आई एम ऑन माई साइड एंड आई हैव अ साइड, आई एम सिटिंग ऑन द टेबल। जब आपके पास टेबल ही पर हम नहीं बैठ रहे थे तो नो वन केयर्ड। अब आप टेबल पर बैठ रहे हैं और आप अपना इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरे कहीं आप ईयू होते, नेटो के साथ इतने साल से यूएस का रिलेशनशिप था, सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक तो यूएस यूरोप पर कर रहा है। तो ये फ्रेंडशिप वगैरह नहीं होता है देश, इंडिविजुअल्स में फ्रेंडशिप होता है, ट्रस्ट होता है, नेशंस में इंटरेस्ट होते हैं, पीरियड्स ऑफ टाइम में पार्टनरशिप और अलायंस होते हैं, बट दे आर नॉट नेसेसरली परमानेंट अनलेस द इंटरेस्ट इज परमानेंट। और इंटरेस्ट परमानेंट होता है? देखिए, इंटरेस्ट तो रशिया वाज सप्लाइंग एनर्जी टू जर्मनी, यूक्रेन वॉर के बाद जर्मनी को बदलना पड़ा, तो वो परमानेंट इंटरेस्ट तो बड़ा डिसइंटरेस्ट हो गया ना। बिल्कुल। तो ये इंटरेस्ट एज लॉन्ग एज दे वर्क। अब देखिए, द रिकार्डियन वर्ड जो था कि एवरीवन बिल्ड्स एंड मेक्स टू देयर कंपेटिटिव एडवांटेज, वो दैट वर्ल्ड इज ओवर। एवरीवन नाउ नीड्स टू स्टे रेजिलिएंट, कि दे मस्ट हैव जो जो चीज की सख्त जरूरत है, यू कैन नॉट बी टोटली डिपेंडेंट। माने चिप्स, इंडिया में एडवांटेज है क्या चिप्स बनाने में? नहीं है, मगर बनाना जरूरी है। जरूरी है। ऐसे ही सब देशों सोच रहे हैं। छोटे देश तो निकल सकते हैं, मगर बड़े देशों जो है,
दे कैन नॉट अवॉइड इट। एक बार हमको प्रणब मुखर्जी साहब बोले थे कि देखो तुम लोग जब जो बात करते हो ना ये रिकार्डो वगैरह का ये सब ठीक है, मगर कहीं भारत में अकाल पड़ेगा तो कोई देश खाना नहीं भेज सकता, उतना है ही नहीं। है ही नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसके वजह से अब इंडिया को देखना है कि कौन कौन क्रिटिकल एरियाज में काम करना है, काम करने की जरूरत, आवश्यकता बहुत स्ट्रांग है। ओके सर, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जब हम डोमेस्टिक पे आएंगे, एक खाली और इंटरनेशनल क्वेश्चन लेते हैं आपसे। मतलब इस दुनिया की 40% आबादी दो देशों में रहती है, भारत और चीन में जी। और ये इससे अनडिस्प्यूट है कि इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो करने की कोशिश भी कर रहा है और कर भी रहा है थोड़ा बहुत। चीन 5 गुना बड़ा है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, $20 ट्रिलियन वो हैं, 4 हम हैं। क्या चीन चाहेगा कि भारत ग्रो करे? वो तरह तरह के अड़ंगे लगाएगा, बिल्कुल। कुछ कुछ करेगा। क्या आप खाली चीन बोल रहे हैं? सब देशों, देखिए चीन को यूएस कितने साल दिया? 10 साल दिया, उसके बाद एंग्शियस हो गया। हम लोग भी कहीं 7, 8, 10 ट्रिलियन हो जाएंगे, कोई भी है ये नहीं सोचेगा कि ये अच्छी बात है, कोई नहीं सोचेगा। हम लोग को इसमें दो राय नहीं होती। भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि आपकी सक्सेस जर्नी में कोई आपके साथ खड़ा हो। तो चीन को 2 बड़े प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या चीन की क्या है कि ये सेंचुरी उन लोग 1.2 बिलियन लोग के साथ शुरू किए और ये सेंचुरी एंड करेंगे 650 मिलियन लोग के साथ। 600 मिलियन पीपल विल डिसअपियर। हिस्टोरिकली इसका कोई प्रेसिडेंट ही नहीं। तो ये डेमोग्राफिक प्रॉब्लम जो चीन का है बड़ा रियल है। तो वो इंडिया का भी आ रहा है। नहीं, ये इंडिया का बड़ा अलग किस्म का आ रहा है, करेक्ट। चीन टाइप नहीं आ रहा है। चलिए इसको भी मैं लेता हूँ, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग। अब आते हैं डोमेस्टिक पे। आपने भी एक बात कही कि, और वो फैक्चुअल है कि 6.5% पे हम लोग वर्षों से ग्रो कर रहे हैं, और पिछले मोदी जी को तो लोग पता नहीं क्यों कहते हैं ग्रो नहीं कर रहे हैं। आप उससे पीछे चलाइए 20 साल, तो वो 6.5-7 का जिंक्स बना हुआ है, वो टूटता ही नहीं है। एक आध क्वार्टर में कहीं हो गया हो। तो मेरा सवाल ये कि ये 6.5-7% के जिंक्स में हम क्यों फंसते हैं, पहला। और इसी का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि पड़ोसी देश चीन ने दशकों तक 10% से ऊपर की ग्रोथ करी है, तब जाके वो इतनी बड़े बन पाए हैं। हम बहुत कोशिश करके भी 6.5-7 के ऊपर नहीं जा पाते। ये क्यों नहीं टूटता? क्या आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं है? पॉलिटिकल सिस्टम हमारा उस तरह का नहीं है? आई डोंट नो, आप मुझे समझाइए। देखिए, आप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखिए, पहले 2 देश जापान और जर्मनी ब्रेकआउट किए। मार्शल प्लान था, यूएस काफी सपोर्ट किया उसको होने में। उसके तो धीरे धीरे आप कौन देश जो है, फिर वो 4 टाइगर, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर निकले। फिर थोड़े पीरियड के लिए आपके ये इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया निकले, और सब मिडल अलग अलग जगह फंसे। कोई भी 10% पर नहीं ग्रो किया। ये चाइना एक यूनिक रहा है, 6.5% पर 30 साल तक कोई हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट नहीं है ग्रो करने का। अब देखिए ब्राजील, अर्जेंटीना इन द स्टार्ट ऑफ द सेंचुरी, लास्ट सेंचुरी, टॉप 5 नेशंस में था जीडीपी पे। ब्राजील, ये सब कंट्रीज फंस गए हैं। G7 में तो खाली 7 कंट्री थे ना। तो 6.5-7%, पहले तो हमको ये बोलना होगा कि इट्स नॉट बैड। हाँ, बिल्कुल सही। एंड वन शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। इट इज नॉट बैड। मगर इंडिया में प्रॉब्लम अलग है। इंडिया में एक है यूरोप, 50 मिलियन लोगों का। बिल्कुल सही। दूसरा है इंडोनेशिया, 500 मिलियन लोग का।
और तीसरा है सब सहारन अफ्रीका, 950 मिलियन लोग। तो विश्व के लिए, इकोनॉमी के लिए, डोमेस्टिक एंड फॉरेन इकोनॉमीज के लिए जस्ट यूरोप एंड इंडोनेशिया आर इनफ, बट इंडियन पॉलिटिक्स के लिए सब सहारन अफ्रीका इज वाइटल। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग कि इट इज वाइटल। सो पॉलिटिक्स इन इंडिया फोकसेस ऑन द पुअर, मगर गरीब को मदद करना कोई आसान बात नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म का। ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स इन डेमोक्रेसीज आर ओवर टाइम होराइजन। अभी देखिए हम लोग का पानी का प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि पंजाब में हम लोग राइस ग्रो करते हैं, विदर्भा में हम लोग शुगर ग्रो करते हैं, और वो भी कैसे ग्रो करते हैं? फ्लड इरिगेशन से, नॉट ड्रिप। करेक्ट। मगर इसको आप बदलेंगे कैसे? कैन यू प्राइस वाटर? कैन यू प्राइस इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि द पॉलिटिक्स डोंट अलाउ इट। लेकिन सर इसमें फिर ये पॉलिटिक्स जो हमारी है ना वो प्रो पुअर है, किसी भी दल की हो। इसको मतलब जैसे ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है इसमें कि एक बार जो आपने पॉलिसी शुरू कर दी वो रोक नहीं सकते, क्योंकि आप चुनाव हार जाएंगे। आपको भी पता है ये हमने इसलिए शुरू की कि एक शॉर्ट टर्म में मदद को, और ये मतलब एक जनरल होता भी है कि आप किसी को मछली पकड़ना सिखा सकते हैं, रोज आप उसको मछली नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमारे उल्टा होता है कि एक पॉलिसी जो शुरू हो गई वो बंद करने की किसी की हिम्मत नहीं। अब देखिए 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिले जा रहा है, कोरोना भी खत्म हो गया, सब हो गया। तो ये फिर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मिल्टन फ्रीडमैन ने एक बार बोला था कि देयर इज नथिंग मोर परमानेंट, देयर इज नथिंग मोर परमानेंट देन अ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट प्रोग्राम। बहुत सारा। एंड एक नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर डगलस नॉर्थ ने लिखा था इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। उसने, दैट बुक इज ब्रिलियंट। उसमें वो ये दिखाता है कि एक्सीडेंटल पॉलिसीज का कितना लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है, फॉर द रीजन दैट यू मेंशन, कि बदलना कोई आसान बात नहीं है। एक बार एक पॉलिसी ले लिए आप। क्यों है इंडिया में कि पावर को हम लोग चार्ज कर सकते हैं मगर वाटर को नहीं चार्ज कर सकते? और अब नया पॉलिटिक्स में यह है कि पावर को फ्री कर दो। कहीं वो करेंगे तो हम लोग बहुत भारी मिस्टेक करेंगे। क्यों है कि टेलीफोनी इज फ्री, इज चार्ज, बट अदर्स आर ओपन? ये सब एक्सीडेंटल है, मगर इट हैज ह्यूज कॉन्सिक्वेंसेस। और एक बार ये हो जाता है ना तो उसको बदलना कोई आसान बात नहीं है। तो जहां भी ट्रैप्स है, you have to think creatively to avoid those traps. आप वैसे बदल नहीं सकते हैं वो ट्रैप। एंड ये रियलिटी है। और लोग कहते हैं इट्स बैड, यू नो, चाइना में ये कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, जब भी सरकार हमको बुलाती है कि कुछ एडवाइस दो वगैरह, तो हम बोलते हैं सर कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप जो आंकड़ा आपको लगाना चाहिए कोई वर्ल्ड बैंक वगैरह का नहीं। एक बिल्डिंग इंडिया में 42 माले की बनाने में 4 साल से ऊपर लगता है, चाइना में 10 महीना लगता है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। और जो ये 4 साल से ऊपर लगता है, 2 साल परमिशंस में चला जाता है और 2 साल बनाने में चला जाता है। तो एक तो हम लोग का लेबर प्रोडक्टिविटी चाइना का आधा है, और दूसरा कि गवर्नमेंट इंटरफियरेंस तो 4 गुना है। और 7% का इन्फ्लेशन भी जोड़िए तो कॉस्ट एस्केलेशन, तो वही तो प्रॉब्लम है। मगर देखिए हम लोग का ये विनायक ने बड़ा बढ़िया, विनायक चैटर्जी ने एक बार डीपली इंसाइटफुल पॉइंट बोला कि टिल 1992
इंडियन गवर्नमेंट्स कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं किया, जो था वही चल रहा था। जो ब्रिटिश के ज़माने के पहले का इकोनॉमी ग्रोथ 3% का था, उतना मैनेज हो जाता था ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। जब लिबरलाइजेशन हुआ तो ग्रोथ डबल हो गया, तब प्रेशर पड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। पोर्ट्स क्लॉग अप कर गए, एयरपोर्ट्स क्लॉग अप कर गए, रेलवेज में इनफ रेक्स नहीं थे, रोड्स नहीं थे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फिर बनने का नीड महसूस। तो शुरू में पीपीपी मॉडल में हम लोग कोशिश की। पीपीपी मॉडल में ये हुआ कि जो 2 साल में जो परमिशन, हाँ, वो इतने आंकड़े यानी इतने अड़ंगे लगा दिए जाते थे कि सब प्रोजेक्ट्स जो है फंस गए। 5400 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे जिसमें 3000 फंस गए। एक बार आपके प्रोजेक्ट फंस जाते हैं तो वो बैड लोन हो गया, तो हम लोग डबल बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो यही हुआ कि पीपीपी को चलाना हम लोग नहीं जानते थे। ये जब सरकार आई 2014 में, बोली ये पीपीसी से तो नहीं होने वाला, अपने हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे। तो 10 साल जम के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। अब जो है थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है उसमें। अब उन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बेसिक लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिए, अब मोनेटाइजेशन करते हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो लेट द प्राइवेट सेक्टर रन इट, और हम लोग सब हाई रिस्क कैपिटल डालेंगे। मगर एक बार वो रिस्क घट गया है तो फिर प्राइवेट सेक्टर को चलाने दो। वो मॉडल जो HAM मॉडल, NMP जो नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान जो बोला गया कि ऑल दीज एसेट्स को मोनेटाइज कर देंगे, टोल रोड लगा देंगे, जो रोड बन गया है यू मेंटेन इट, माने आप चलाइए उसको। सो दिस वाज द बिग चेंज, यू नो, जो लाया गया। तो ये भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, और फिर हम लोग DPI में काफी काम किए। अब हम लोग का भारी शॉर्टेज है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, स्किलिंग, हेल्थ केयर, इसमें जो है फोकस डालना है। एंड ये फोकस जो है 10 साल लगता है, 5 साल लगता है, तो इलेक्टोरली उतना अट्रैक्टिव नहीं। सर एक चीज़, जैसे आप लोग चूँकि बिग पिक्चर देखते हैं, और जैसा मेरा वैसे उदाहरण से समझाता हूँ लोगों की, मुंबई की सबसे ऊंची इमारत के छत पर खड़े होइए और फिर पूरे मुंबई को देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ बहुत कंजेशन है, यहाँ बहुत ट्रैफिक है, यहाँ सड़क नैरो है, ये पुल बनाओ, ये तो वो दूर से ज़्यादा क्लियर दिखता है कि क्या करना चाहिए। और आप लोग का प्रोफेशन वही है। डायरेक्शनली हमें ये समझाइए कि जो इंडिया इस समय है, 4.18 ट्रिलियन डॉलर की हम इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम अभी $27-28 है। मैसिव उसमें गैप है। हमको मतलब वो $1400 तक जाने में बड़ा समय लगेगा। क्या आपको लगता है कि डायरेक्शनली हम लोग लॉपसाइडेड हैं? कहीं तो बहुत अच्छा कर दिया, मतलब राफेल के साथ डील कर लिया या ब्रह्मोस बना लिया, और इधर नाली नहीं साफ कर पा रहे हैं अपनी। ये मिसमैच है क्या? ये मिसमैच हम लोग के साथ रहेगा। हम लोग ग्रो करेंगे। जब भी ये MNCs आते हैं हमसे पूछने के लिए क्या डाउनसाइड रिस्क, हम बोलते हैं 6.5%। तो लोग बोलते हैं क्यों? हम बोले कि अभी तो इतना 10 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसके पहले उसके बगैर हम लोग 6.5 ग्रो कर रहे थे, तो हम लोग क्या आर्ग्यूमेंट दे करके उससे कम में ग्रो करेंगे? तो मुश्किल लगता है। प्रॉब्लम ये है कि पानी, पोल्यूशन, ट्रैफिक जैम, ये सब हम लोग के साथ रहेगा। अभी 20 साल 30 साल रहेगा, कोई एस्केप नहीं। कहीं आप सोचते हैं एस्केप है, जब तक कि क्रिटिकल लेवल तक नहीं पहुंचेगा, इट डजंट बिकम अ पॉलिटिकल इशू। क्या प्लानिंग लेवल पे ये दिक्कत है क्या? टू बी ऑनेस्ट विथ यू, कहीं आप सरकार में जाइए और सहानुभूति पूर्वक उनको देखिए, तो आप समझेंगे कितना मुश्किल है कोई भी बदलाव लाना। अरे बाप रे। कोई आसान, सब लोग कहता है सोचता है कि बहुत आसान है,
नहीं, उतना कुछ आसान नहीं। मतलब वो एक अजीब सी इनर्शिया है हर आदमी के अंदर। नहीं नहीं, इनर्शिया नहीं है। हाँ, देखिए, कहीं 1000 लोग को 1 लाख का लॉस हो और 10 लाख लोग को 100 रुपए का फायदा हो, तो जो 1000 लोग हैं वो उस फायदा नहीं पहुंचने देंगे। उनका जो लॉस होगा वो बड़ा पैल्पेबल है, और जो गेन जो पूरा पॉपुलेशन को होगा वो बड़ा मार्जिनल है। मार्जिनल है, मगर कहीं उसका टोटल आप हिसाब सब लगाइए निकालेंगे तो 5 गुना इससे ज्यादा होगा जितना इन लोग बना रहे हैं। मना रहे। क्या ये के शेप रिकवरी रहेगी क्या फिर हमेशा अगले 10-20 साल 30 साल और? शेप्ड हम लोग का जो पिरामिड है वो डायमंड बन रहा है, बिकॉज द यूरोप एंड इंडोनेशिया आर ग्रोइंग मच फास्टर देन सब सहारन अफ्रीका, एंड उसमें हम लोग का एक बहुत भारी एडवांटेज है। हम काफी बार सरकार में बोलते हैं कि भारत को कौन चला रहा है, भारत को बिहारी चला रहा है। हम बिहार के, हाँ, आप पंजाब चले जाइए, जितने एग्रीकल्चरल लेबर हैं बिहारी हैं। आप तमिलनाडु चले जाइए, जितने मैन्युफैक्चरिंग लेबर है बिहारी है। आप बम्बई में निकलिए, जितने टैक्सी ड्राइवर हैं बिहारी हैं। आप जितने सिक्योरिटी, जो आपका बिल्डिंग है, आप सिक्योरिटी साहब से नाम पूछिए, वो बिहार ईस्ट यूरोपी के होंगे। तो ये एक बहुत भारी एडवांटेज है इंडिया का, क्योंकि इंडिया का डेमोग्राफिक्स इक्वल नहीं है। जो 7 सदर्न स्टेट्स हैं, दे आर 25% है भारत का पॉपुलेशन के, 50% ऑफ भारत जीडीपी, एंड द जीडीपी ऑफ दीज स्टेट्स इज ग्रोइंग 60% फास्टर देन इंडियाज जीडीपी। वो 7 स्टेट आपके 8-9% ग्रो कर रहे हैं। उनके पास एक भारी समस्या है कि उनके फर्टिलिटी रेट बिलो रिप्लेसमेंट लेवल हो चुका है। तो उनको बिहारी की आवश्यकता है, उनको झारखंडी की आवश्यकता है, उनको उड़िया की आवश्यकता है। उसके बगैर लेबर ही नहीं। बट ये लेबर मोबाइल है, जहां नौकरी है वहां चला जाता है। एंड इंडिया है कंट्री, तो माइग्रेशन, कुछ इमिग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं। खाली लोग बोलेंगे भैया है, कभी कभी पीट देगा या कुछ करेगा, मगर अदरवाइज दे आर द ऑयल ऑफ द इकोनॉमी। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि ये जो बीमारू स्टेट्स हैं, इसमें एजुकेशन और हेल्थ लेवल्स बड़े लो हैं। सो द क्वालिटी ऑफ दिस लेबर इज पुअर। मगर उसको क्या करेंगे आप? जब मैल हुआ है तो शुरू ही से प्रॉब्लम निकल रहा है ना। और ये मैल एजुकेशन, प्राइमरी बोलते हैं लोग कि फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये तो फर्स्ट 5 years इनके बड़े कठिन होते हैं। तो सर फिर ये यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि आप बीच में फर्टिलिटी रेट का तो लेटेस्ट जो नंबर आया है, मैं इसको इसलिए यहाँ पे ला रहा हूँ क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है। 2.1% रिप्लेसमेंट रेट है, ग्लोबल एवरेज 2.2% है, इंडिया का 1.9 आया लेटेस्ट। आपको एक बात बता रहा हूँ, हाँ, ग्लोबल मत बोलिए। हाँ, ग्लोबल मत बोलिए। रंग जो है ना, द कलर ऑफ द फ्यूचर इज डार्क ब्राउन। 12 कंट्रीज, अभी द वर्ल्ड का पॉपुलेशन 8 बिलियन है। 2072 में वो स्टेडी स्टेट पे पहुंचेगा 10 बिलियन। नेक्स्ट 2 बिलियन पीपल विल कम फ्रॉम 12 कंट्रीज, साउथ एशिया एंड अफ्रीका। आप कहीं एवरेज एजेस जानना चाहते हैं, जापान का 49, जर्मनी फ्रांस वगैरह का 44 या कुछ, साउथ कोरिया का तो
इतना बुरा हाल है कि क्या बताएं. सो जापान, साउथ कोरिया एंड चाइना at the end of the century will have 1 billion people less. 1 billion. तो ये ग्लोबल पॉपुलेशन रेट वगैरह, अभी अफ्रीका का एवरेज एज है 18, हम लोग का है 28, या अब 19 हो गया होगा, 29 हो गया. 39 फॉर यूरोप, 39 फॉर यूएस में 39 इसलिए है क्योंकि इमिग्रेशन है. कहीं आप मैक्सिकन को हटा देंगे तो यूएस का भी जो वॉस जो कहते हैं ना, वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, उनका 44. सर मेरे मन में एक सवाल है. अभी हमारे यहाँ 60% पॉपुलेशन प्रोडक्टिव एज में, जिसको आप 18 से Correct. 30 मान लीजिए, 35 मान लीजिए, लेकिन ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमको बहुत तगड़ा मिलने वाला है, मिल रहा है, मिलेगा भी आगे, लेकिन अगर हमारी रिप्लेसमेंट रेट 1.9% आ गई तो आज के 30 साल बाद हमारे पास ये ओल्ड एज का बोझ हो सकता है क्या? देखिए, ओल्ड एज का बोझ अभी हम लोग को बहुत, ओल्ड एज का बोझ तो अभी प्रेजेंट है इंडिया में, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर्स बदल रहे हैं. द नंबर ऑफ पीपल अबव द एज ऑफ 65 इज वेरी लार्ज, बिकॉज हम लोग का पॉपुलेशन इतना बड़ा है. मगर द इशू इज, जानते हैं कि नहीं, 1982 में मैं आरबीआई ज्वाइन किया था. उस समय रिटायरमेंट एज इन इंडिया 58 साल की थी. यस. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया 54 साल की थी. 2000 में वाजपेयी साहब ने रिटायरमेंट एज को 58 से 60 किया, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 हो गई थी. अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब करीब 70 के आसपास. बहुत से देशों में अब 80-84 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई. जब 1982 90 तक, 1990 में भी किसी का रिटायरमेंट होता था ना आरबीआई में, तो आप पार्टी में जाते थे तो आप जानते थे कौन रिटायर कर रहा है. पता, अभी ये आज सही कर रहे सर. और 5 साल बाद वो आदमी नहीं रहता था. अब आप कहीं रिटायरमेंट पार्टी में जाएंगे तो आपको पता ही नहीं कि कौन रिटायर कर रहा है. कौन रिटायर कर गया. यस. तो हेल्थ हैज गॉन अप. ये सब जो रिटायरमेंट वगैरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दे हैव टू ऑल इवॉल्व. मिटर्निक ने 65 साल का रिटायरमेंट एज रखा था जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 भी नहीं थी. अब जर्मनी में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कुछ 85 साल का है या कुछ, मगर वही 65 पर अटके हुए. तो ये अनफंडेड मैंडेट, पेंशन, ये वो कहाँ से होगा? सब लोग फिट है तो इनको दे हैव टू वर्क लॉन्गर. इस दिशा में काम करना पड़ेगा, वरना ये बड़ी समस्या बन सकती है बहुत. एंड पीपल वांट टू वर्क लॉन्गर. क्या करेंगे घर में बैठ करके? सब पॉलिटिक्स में तो 75 साल कर दिया रिटायरमेंट एज. अरे 75 साल वगैरह देखिए आप, कोई वॉरेन बफेट की क्या उम्र है? 98 के 94. रूपर्ट मर्डॉक की क्या उम्र है? 94 या कुछ है, और वो रोज कोर्ट केस लड़ रहा है अपने बच्चों के साथ. अरे तो ये बड़ी समस्या है, और इसके लिए सिंपल सॉल्यूशंस का जवाब नहीं है. कॉम्प्लेक्स है बहुत. कॉम्प्लेक्स. यू हैव टू हैव पीपल वर्किंग लॉन्गर. और अभी तो देखिए हम लोग खाली एज का बात कर रहे हैं. एआई, जब आजकल कोड राइटिंग लोग बोल रहे हैं थ्रू एआई इज फास्टर एंड मोर एक्यूरेट देन थ्रू कोडर्स, तो कितना प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा. द फ्यूचर, एक कार्ल मार्क्स 1848 या 50 में बोले थे कि उनसे पूछा गया था सोशलिज्म में क्या होगा, तो बोले नो, एवरी सिस्टम, आई कैनॉट कॉमेंट ऑन द सोशलिस्ट सिस्टम बिकॉज इट विल इमर्ज. मगर उन्होंने एक बात बोला था कि देन द
the capitalist structure has enough power to supply everyone, but it does it very unequally. Mahatma Gandhi बोले थे, the world has enough for everyone's need, but not for everyone's greed. Karl Marx बोला था, from each according to his ability to each according to his need. So the system has enough power. We will move towards universal basic income. ये सब, every new structure will have new solutions. If in fact AI can be that productive and can actually increase productivity by that much. बट उससे फिर जो इंडिया स्पेसिफिक जैसे मुझे लगता है मैनेजिंग पीपल इज इकोनॉमिक्स, है ना, आप मैनेज कर रहे हैं लोगों को तो आपकी इकोनॉमी चल रही है. लेकिन एआई जैसे उसमें तीन चीज होता है, ये आपको आई हैव टू स्टॉप. मैनेजिंग एन इकोनॉमी इज कैपिटल, लेबर एंड प्रोडक्टिविटी. अब प्रोडक्टिविटी पर फोकस उतना ही आएगा, विच विल बी एआई, टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स एक्सेट्रा. अभी देखिए ना, वॉर कैसे लड़ा जा रहा है, ड्रोन से. यूक्रेन जा करके 3000 किलोमीटर अंतर रशिया में जाके यूक्रेन के साथ गदर करता है, मैंने ड्रोन के साथ. जापानीज आर्मी फॉर द फ्यूचर विल बी रोबोटिक आर्मी. Why do you think humans will go infect? So the biggest problem, अब तो यही हरदम बोलते हैं, इंडिया में क्या बड़े प्रॉब्लम है. तीन बड़े प्रॉब्लम बताइए सर. इंडिया के तो तीन बिगेस्ट जिनको इमीडिएटली एड्रेस करना शुरू कर देना चाहिए. फर्स्ट प्रॉब्लम, एक्सपीरियंस. द प्रॉब्लम इज एक्सपीरियंस impedes imagination. To imagine कि $7 ट्रिलियन इकोनॉमी, 4 साल में हम लोग एक और इंडिया जोड़ेंगे. Should BCG be double its size in 4 years? Should Tata Group be double its size in 4 years? Or will others come and fill that space? इमेजिनेशन, हम लोग तो सब एक्सपीरियंस है, हमको 20% पे ग्रो कर रहे हैं 20 साल के, हम बड़े छाती ठोक करके बोलते हैं. क्या 30% पे ग्रो करना है तो पसीना छूटने लगेगा. तो फर्स्ट प्रॉब्लम इंडिया हैज इज एक्सपीरियंस. द एक्सपीरियंस ऑफ दिस लास्ट 30 years ऑफ चलता है ग्रोथ. द सेकंड चैलेंज is of scale. We can't imagine scale. And many policies we हम लोग बनाए हैं ना, they prefer small scale. इतना बड़ा हो गया तो फिर वो मैंने आप लेबर लॉज देखिए अपना, they prefer small. चाइना का स्केल और हम लोग का स्केल का थिंकिंग ही अलग है. We have to be able to think of scale. वो हम कर क्यों नहीं पाते? बिकॉज नहीं देखिए, ये सब चीज आसान नहीं है. वी कैनॉट ट्रिवियलाइज द प्रॉब्लम. अभी वी आर वेरी गुड इन स्मॉल डिजाइन, और लोग स्मॉल डिजाइन नहीं कर पाता. द प्रॉब्लम इज कि इतना बड़ी स्केल तो खाली पहले अभी चाइना ने किया है, उसके पहले यूएस ने किया था, उस लेवल ऑफ स्केल. ये दिस इज नॉट अ स्मॉल प्रॉब्लम. और तीसरा प्रॉब्लम इंडिया का पानी. यस. वाटर. वी कंज्यूम 1/3 ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड वी आर बिलो डेवलपिंग वर्ल्ड. सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्सपीरियंस एंड इमेजिनेशन इज अ वेरी सीरियस वन. द चेंज to understand our own need for scale. इस लेवल ऑफ स्केल बड़ा मुश्किल है. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. और यही शायद वक्त की ज़रूरत है कि हम सबसे पहले करें. अब इसमें एक चीज़ और आती है सर, अपने जो डोमेस्टिकली हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, और
बड़े बिजनेसेस बनाए, लाखों लोगों को नौकरियां दी हैं और कई जनरेशन्स उसमें लग गई हैं। लेकिन बीच में एक बात निकल के आई जो उदय कोटक जी ने कही, वो बड़ा इम्पोर्टेंट लगी मुझे। तो उनका ये कहना था कि अब जो बिजनेस हाउसेस के नई जनरेशन है वो इन्वेस्टर बन गई है। अब वो बिजनेस कम करना चाहती है, वो इन्वेस्टर के तौर पे फैमिली हाउस ऑफिसर्स बन गए हैं। स्टार्टअप में पैसे लगाओ, स्टार्टअप नए बच्चे कर रहे हैं कोई दूसरे, लेकिन वो स्टार्टअप में इन्वेस्टर बन गए हैं। तो वो उन्होंने चिंता जाहिर की। देखिए, उदय कोटक बहुत ही होशियार आदमी है, मेरे अच्छे दोस्त हैं। एंड मगर उनका सैंपल साइज थोड़ा छोटा है। बहुत से परिवारों में मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट जनरेशन को कोई कमी नहीं है, बोथ ambition and going into माने इवन हम देख रहे हैं, इवन अब वो फैमिलीज का नाम हम लेने में प्रॉब्लम होता है। अब बम्बई में देख लीजिए कि दिस इज नॉट ट्रू। क्या अब अदानी के जितने नेक्स्ट जनरेशन है, दे आर रनिंग रियल प्लांट्स, आई मीन रियल बिजनेस। तो ये कहने की बात है। मैंने देखिए, इंडियन इकोनॉमी is run on the back of family businesses. On the back of family businesses. एक तो सरकार है और दूसरा फैमिली बिजनेस। जो सबसे बड़े 500 कंपनी है उसमें 310 320 से ऊपर जो है फैमिली बिजनेस। उसके बाद जो 500 कंपनी उसमें 400 होंगे, और आप नीचे जाते हैं ये और फैमिली बिजनेस होते हैं। और फैमिली बिजनेसेस के अलग अलग इश्यूज होते हैं, मगर द बेसिक इंजन ऑफ ग्रोथ। और मैं इंदौर गया था, वो एक फैमिली बिजनेस क्लिनिक कर रहा था, तो सब लोग आधा आधा घंटा के लिए हमसे मिल रहे थे, अपना प्रॉब्लम बता रहे थे। तो एक महाशय आए, हमको बोले कि हम बोले क्या आप करते हैं? बोले कि हम अगरबत्ती बनाते हैं। तो बोले अच्छा, तो बोले आपको इशू क्या है? बोले इशू ये है कि मेरे पास 2 बेटे हैं, एक ही आया है आज आपसे मिलने के लिए, दूसरा वो यहाँ इंदौर में नहीं रहना चाहता, कहीं और रहना चाहता। तो बोले और तीसरा प्रॉब्लम क्या? तो हम बोले आपका बिजनेस का क्या टर्नओवर क्या है? तो बोले करीब 600 करोड़। तो बोले आपका इबिड्डा क्या है? तो बोले इबिड्डा क्या होता है? तो बोले मुनाफा कितना है? तो देखिए, पक्का नहीं बता सकते, मगर हिसाब के तौर 240 260 करोड़। तो बोले तो आपका तीसरा प्रॉब्लम क्या है? बोले थोड़ा सा ये 1800 करोड़ जमा हो गया, इसके साथ क्या करें? ये बोल रहे हैं कि ये अभी देखिए, हम लोग जहां बैठते हैं ना वही देखते हैं। इंडिया जो है काफी बड़ा देश, बहुत बड़ा देश है, और 28 अलग अलग प्रांतों हैं, उनमें अलग अलग लोग, माने अलग अलग काम होता है, अलग पर्सनालिटी है, अलग कल्चर है। तो एक बार एक ब्यूरोक्रेट, वो अपना नाम हमको बोले कि नहीं देते हैं, मैंने मगर अब 1998 में मिलने गए, तो वो बोले कि अरे बउआ PhD करके आए हो, बताओ भारत कैसे चलता है? तो बोले नहीं सर, आप बताएंगे। देखो, भारत जानना चाहते हो? बोले हाँ सर। भारत जो है ना, प्रधानमंत्री आते हैं, बोलते हैं गोल्डन कॉडिलेट, हम लोग दौड़ के सड़क बनाने लगते हैं। कोई मुख्यमंत्री आते हैं, बोलते हैं बच्चियों को साइकिल बांट दो, तो हम लोग मेला करके साइकिल बांट देते हैं। तो बताओ भारत कैसे चलता है? तो बताइए ना सर, इधर आगे। भारत जन तो कैसे चलता है? भारत अपने से चलता है। हम लोग कोई नहीं जानता है कैसे चलता है। भारत अपने से चलता है। तो यही हम बोलते हैं कि ये सब जो ट्रेंड्स लोग देखते हैं थोड़े एनेक्डोटल हो जाते हैं। 4-5 दोस्तों के बच्चे ऐसे करने लगे तो वही सोचने लगते हैं। मगर
सैंपल साइज छोटा, जो आपने बात कही ना वो, कि आपने कुछ लोगों को देखा तो आपको लगा कि शायद सारे लोग ऐसा करें, लेकिन भारत बहुत बड़ा देश है। अलग अलग इलाकों में क्या क्या हो रहा है तो वो पता नहीं। सर, इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन या लास्ट टॉपिक, कंसल्टिंग जब आप करते हैं तो किस तरीके के ज़्यादा क्वेरीज आपको भारत के संदर्भ में लोग पूछते हैं, या आपको लगता है कि ये वाला पोर्शन ज़्यादा आजकल ग्लोबली हम लोग एड्रेस कर रहे हैं? देखिए, ग्लोबली अभी जो है सब सीईओज के दिमाग में क्या है, दिमाग में टेक्नोलॉजी है, जियोपॉलिटिक्स है, माने ये सब तो हवा बना हुआ है कि क्या होगा, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा, ये सब लोग को। दूसरा है जियोपॉलिटिक्स, कल सुबह ट्रम्प साहब क्या बोलेंगे, फिर परसों क्या बोलेंगे, कौन, माने दे हैव टू डील विद इट। हम लोग हंस सकते हैं सर, मैं रोज सुबह उठ के उनका पहले ट्वीट देखता हूँ तो कि आज क्या बोला उन्होंने। तो ये देखिए, इस साल मई में 7 मई से मॉनसून आर इन मुंबई। 7 जून 7 मई हो गया। क्लाइमेट जो है is not in the future. The problem is today. Environment cannot be. देखिए, आप दिल्ली में सांस नहीं ले सकते। अभी 2 लोग मेरे बीसीजी के दिल्ली से बेंगलोर जाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों को अस्थमा हो गया है। तो ये तो बड़ा रियल है ना कि सांस लेने में तकलीफ है, पानी नहीं मिलता है, सड़क में कंजेशन है। इन्वायरमेंट इज अ रियल प्रॉब्लम। 45 डिग्री, आज जब बोध गया, IIM बोध गया के बोर्ड में कल वो मीटिंग हो रही थी, हम बोले क्या है टेम्परेचर, बोली 45-46 डिग्रीज। अरे 45-46 डिग्रीज, आप सोच लीजिए, ये कोई आसान, चलने में भी आदमी को तकलीफ है। मुंबई में आप देखिए ना, हमको तो अपना भी एक्सपीरियंस है, मैं 20 साल हो गए मुझे, पहले इतनी गर्मी नहीं थी। कभी नहीं। अभी पिछले 4-5 सालों से भयानक गर्मी हो रही है यहाँ पे। मैंने ये जो गर्मी है कोई तुलना नहीं की जा सकती। अरे हम लोग सब बोलते थे कि रियाद वगैरह नहीं जा सकते क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ पर तो 45 हो गया है। हाँ। तो इट इज, बट इस पे कोई सोच नहीं रहा है। एंड द फोर्थ, नहीं सोच तो लोग रहे हैं। देखिए, अब ये पोल्यूशन रियल प्रॉब्लम हो गया। सर, इस पे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। इस पे सालाना मैं एक शो करता था कि दिल्ली में दिवाली से थोड़ा पहले कि बहुत पोल्यूशन हो गया और सब, फिर उसमें सब एक्टिव हो जाते थे, पार्टीज और एक्टिविस्ट और ये सब, और पटाखे नहीं जलाने, ये नहीं करना, वो करना, और दिवाली खत्म हुई, उसके बाद खत्म। तो मैं हमेशा कहता था कि हमारा एनुअल शो है, साल में एक ही दिन में करता हूँ। तो ये ऐसे ही इस प्रॉब्लम को लोग अभी भी देख रहे हैं, साल में एक दिन ठीक है, देख लिया। देखिए, द प्रॉब्लम क्या हुआ है ना कि जैसे ही एफ्लुएंस बढ़ रहा है, ये बिल गेट्स ने एक बहुत सेंसिबल बात बोली थी, यू कैनॉट क्लीन द एनवायरनमेंट by asking less affluent people than yourself to live worse than you permanently. क्यों? वो गली बॉय बोला ना कि अपना टाइम आएगा, तो अब आया है तो आप बोल रहे हैं कि नहीं करो, नहीं करो। कमाल है। तो इनोवेशन होना पड़ेगा, इनोवेशन होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। एंड ये सब रियल इश्यूज है, मगर ऑफ कोर्स ये इश्यूज माने यही चीज पर लोग काम नहीं कराते हैं। काम होता है कि सप्लाई चेन बेहतर करो, कैसे मुनाफा ज्यादा हो, माने रियल इश्यूज रिमेन। रियल इश्यूज वैसे रहते हैं। इंटरेस्टिंग बात है। तो 6.5% गुड इनफ, और ये ऐसी चलती रहेगी। 6.5% बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। वेदर it meets the aspirations of all Indians? No. मगर ग्लोबली आप देख लीजिए, कौन देश इस लेवल पर ग्रो कर पा रहा है। और हम ये नहीं बोल रहे हैं जर्मनी और यूएस, हम बोल रहे हैं ब्राजील और इंडोनेशिया क्या लेवल पर ग्रो कर रहे हैं। 6.5% में नहीं ग्रो कर रहे ना। तो ग्रोथ तो अच्छी है,
काफ़ी नहीं। काफ़ी नहीं, अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं है। तो कई सारे इश्यूज़ पे हमने चर्चा की और ये समझने की कोशिश की कि इस समय करंट इश्यूज़ क्या हैं और उनको हम लोग कैसे डील कर रहे हैं, कैसे उनको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जिस पे काम हो रहा है और बहुत सारे रियल इश्यूज़ अनअटेंडेड है, जिस पे जैसे अभी क्लाइमेट की बात हुई कि उसको देखना पड़ेगा। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी आज से 1 साल पहले कि पूरी दुनिया का आधा डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है, परमानेंट बढ़ गया है। तो ये अपने आप में एक चिंता की बात होनी चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट पे भी कोई बहुत ज़्यादा काम ना सरकार करती है ना प्राइवेट कंपनीज़ करी। ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर अलग से 1 घंटे शो किया जा सकता है कि कैसे इनको डील करें। आई होप कि आपको इसमें बहुत चीज़ें सीखने को, समझने को और क्लैरिटी समझ आई होगी कि डायरेक्शनली थॉट प्रोसेस पे ये देश कैसे चल रहा है, ये सरकार कैसे चल रही है। सर बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत शानदार तरीके से हमें सारी चीज़ें समझाई कि कैसे देश चल रहा है। और आपने सही कहा कि भारत ऐसे ही अपने आप चलता है और आगे भी चलता रहेगा। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ आप हमारे इस शो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।